हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एग्रोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रॉप रोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि क्रॉप रोटेशन में आखिर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक हेक्टेयर की ज़मीन है, 1 हेक्टेयर लैंड है हमारे पास, जिसमें हमने खरीफ सीज़न में सोइंग की। तो खरीफ में हमने एक क्रॉप लगाया, उसके हार्वेस्टिंग के बाद रबी सीज़न में हमने दूसरा क्रॉप लगाया, फिर उसके हार्वेस्टिंग के बाद ज़ैद सीज़न में हमने तीसरा क्रॉप लगाया। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट सीज़न जब आएगा नेक्स्ट ईयर, तो हमने वापस से इसी साइकिल में हम क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे क्रॉप रोटेशन। तो इसमें हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर लैंड पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब 1 साल में हमने ये क्रॉप लगाया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्रॉप्स को इस तरह से बदल बदल कर लगाना जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके और कम से कम हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़े और हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी ख़राब ना हो, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो ये तो हो गया हमारा क्रॉप रोटेशन का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। इसमें सबसे पहला है कि जो डीप रूटेड क्रॉप्स जब हम लगाते हैं अपने फील्ड में, तो उसके बाद हमें शैलो रूटेड क्रॉप्स लेना चाहिए। डीप रूटेड क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप जिसका जो रूट है वो बहुत ही नीचे के लेयर तक जाता हो, वो हो गया। और शैलो रूटेड क्रॉप मतलब जिनके जो रूट्स हैं वो ऊपर के लेयर में ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में शो कर रहा है कि ये जो क्रॉप है इसका जो रूट है एकदम नीचे के लेयर तक जा रहा है, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट और वाटर बिल्कुल नीचे के लेयर से भी एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ऊपर का जो न्यूट्रिएंट और वाटर होगा वो तो अनएब्जॉर्ब्ड रहेगा ना। तो जब हम शैलो रूटेड क्रॉप लगाएंगे तो वो ऊपर के लेयर से भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो जिससे जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट का स्टेटस है वो इवनली मेंटेन रहेगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि जब हम कॉटन, कैस्टर या पिजन पी लगाते हैं तो उसके बाद हमें क्रॉप रोटेशन में पटैटो या फिर लेंटिल्स या फिर ग्रीन ग्राम को ग्रो करना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज़ कि जब हम डाइकॉट क्रॉप्स लेते हैं तो उसके बाद हमें मोनोकॉट क्रॉप से रोटेट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है लेग्यूमिनस क्रॉप्स। जब हम अपने फील्ड में लगाते हैं दलहनी फसलें, तो उसके बाद हमें नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाना चाहिए, या फिर इसका जस्ट उल्टा वाइस वर्सा मतलब होता है कि जस्ट अपोजिट। जब हम नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाते हैं तो उसके बाद हमें लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये जो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं वो सॉइल में न्यूट्रिएंट फिक्स करने का काम करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो ये न्यूट्रिएंट को वापस से रिस्टोर करने का काम करेंगे, इसलिए हमें लेग्यूमिनस के बाद नॉन लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस के बाद लेग्यूमिनस क्रॉप्स हमेशा क्रॉप रोटेशन में लगाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है कि जब हम ग्रीन ग्राम लगाते हैं तो उसके हार्वेस्टिंग के बाद हमें वीट लगा लेना चाहिए, या फिर वीट के बाद ग्रीन ग्राम। फिर है कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के बाद हमें शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लेना चाहिए। ऐसे क्रॉप जो बहुत टाइम तक फील्ड में रहते हैं, लंबे समय तक, उसके बाद हमें शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लगाना चाहिए। जैसे कि शुगर केन, नेपियर या ड्यूसन जब हम फील्ड में लगाते हैं तो उसके बाद हमें रोटेशन में काउपी या फिर ब्लैक ग्राम या फिर ग्राउंडनट लगाना चाहिए। अब है एग्जॉस्टिव क्रॉप, मतलब ऐसे क्रॉप जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं या एग्जॉस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप, जिसमें जनरली सीरियल्स क्रॉप्स आते हैं। तो इनके बाद हमें रिस्टोरेटिव क्रॉप्स लगाना चाहिए। रिस्टोरेटिव क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप जो सॉइल में न्यूट्रिएंट को फिक्स करने का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट को, ऑर्गेनिक मैटर को फिक्स करने का काम करते हैं। वैसे क्रॉप को हमें एग्जॉस्टिव क्रॉप के बाद लगाना चाहिए। जैसे कि जब हमने पटैटो या फिर सोरघम या शुगर केन या कैस्टर जब हम फील्ड में लगाते तो इसके बाद हमें रोटेशन में सन हैम्प या फिर ब्लैक ग्राम या फिर काउपी लगाना चाहिए। पटैटो, सोरघम, शुगर केन, कैस्टर ये जो होते हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो इसके बाद हम जब सन हैम्प, ब्लैक ग्राम, काउपी लगाएंगे तो ये क्या हो गया, सॉइल में न्यूट्रिएंट को फिक्स करने का काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऐसे क्रॉप जो सॉइल बॉर्न पैथोजन से ससेप्टेबल होते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो सॉइल से होने वाली डिजीज़ से ससेप्टेबल होते हैं। वैसे क्रॉप्स लगाने के बाद हमें टॉलरेंट ट्रैप क्रॉप्स लगाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है शुगर केन, जब हमने लगाया तो उसके बाद हमने रोटेशन में मैरीगोल्ड या फिर मस्टर्ड लगाना चाहिए, जो कि निमाटोड से रेजिस्टेंट होता है।
और टोबैको लगाने के बाद हमें राइस या फिर पल्सेस लगाना चाहिए, जो कि ओरोबैंकी, जो कि एक पैरासिटिक वीड है, उससे रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्रॉप्स विथ प्रॉब्लमेटिक वीड्स शुड बी फॉलोड बाय क्लीन क्रॉप्स। इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हमने कोई भी क्रॉप लगाया जिसमें कोई किसी पर्टिकुलर वीड का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है या फिर इंसेक्ट पेस्ट बहुत ज़्यादा उसमें लगते हैं, तो जब हम दूसरा क्रॉप लेंगे तो हमें उस सेम फैमिली का क्रॉप नहीं लेना है, या फिर हमें वैसा क्रॉप नहीं लेना है जो हमारे फील्ड में जो वीड है वो बार बार आ रहे हैं या इंसेक्ट पेस्ट आ रहे हैं वो उसमें भी लगते हों। ऐसा क्रॉप हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये एक तरह से जो नेक्स्ट क्रॉप होगा वो हमारे इंसेक्ट पेस्ट को, जो वीड्स होंगे उनको शेल्टर प्रोवाइड करने का काम करेगा, जिसके वजह से इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें ऐसा क्रॉप लेना है जो उससे बिल्कुल भी अलग हो, उसमें वो वीड्स ना आते हों, उसमें वो इंसेक्ट पेस्ट ना लगते हों। फिर नेक्स्ट वन इज़ कि ऐसे क्रॉप जिनको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लेबर रिक्वायरिंग क्रॉप्स होते हैं, उसके बाद हमें कम वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप्स को, कम लेबर रिक्वायरमेंट जिनकी होती है वैसे क्रॉप्स को लगाना चाहिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा इरिगेशन रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप के बाद कम इरिगेशन रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप्स को लगाना चाहिए। जैसे कि शुगर केन या फिर पैडी जब हमने फील्ड में लगाया, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इवन लेबर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कल्चरल ऑपरेशंस हमें करना पड़ता है। तो इसके बाद जब हम दूसरा क्रॉप लगाएंगे रोटेशन में, तो हमें या फिर मूंग बीन लगा सकते हैं या सीसम लगा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन का क्या क्या एडवांटेजेस होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्रॉप रोटेशन के वजह से हमें ज़्यादा ईल्ड मिलता है, जो उपज होती है, जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा मिलता है बिना ज़्यादा कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए हुए। ठीक है, फिर जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इन्हांस होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी जो सॉइल में होता है वो बढ़ जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट वन इज़ कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनका एक्यूमुलेशन नहीं होता है या फिर कम होता है। फिर जब हम नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स के बाद लेग्यूमिनस क्रॉप लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉइल में फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं सॉइल में। ठीक है, तो इससे हमारा सॉइल का हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। फिर जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं, सॉइल मॉइस्चर को भी काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। सॉइल के हेल्थ को मेंटेन करता है क्रॉप रोटेशन बाय अवॉइडिंग इंसेक्ट पेस्ट, डिजीजेस एंड वीड प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने प्रिंसिपल में आपको बताया कि हमें सेम वीड वाले या सेम इंसेक्ट पेस्ट वाले क्रॉप को रोटेशन में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारा सॉइल हेल्थ भी मेंटेन होता है। हमें अलग अलग टाइप की कमोडिटीज़ हमें एक ही फील्ड से मिल सकती है, यहाँ पर इनकम जो है फार्मर का वो भी बढ़ जाएगा। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा इनकम का भी काम करेगा। फिर जो डीप रूटेड क्रॉप्स होते हैं जिनका जो जड़ है वो बहुत नीचे तक जाता है, वो क्या करेगा, एक हमें नेचुरल प्लाऊ का काम करेगा। जैसे कि जब हम प्लविंग करते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा गहराई पे तो नहीं हो पाता है ना, सिर्फ एक ऊपर का पर्टिकुलर लेयर जो होता है 30 से 35 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना ही हम प्लविंग कर पाते हैं। कितना भी हम प्लाउ करेंगे उसके बाद भी तो टिलेज में तो इतना ही हो पाएगा। लेकिन जो डीप रूटेड क्रॉप होती हैं वो नीचे तक जाएंगी तो फिर वो नेचुरल प्लविंग का काम करेगा। अब देखते हैं अडेप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हम कौन कौन से क्रॉप को किस किस तरह से लगाते हैं तो वो देखते हैं, किस तरह से हम रोटेट करते हैं। तो पहला देखते हैं कि कॉटन के बाद हम ज्वार लगा सकते हैं या फिर बाजरा लगा सकते हैं। कॉटन के बाद हम ज्वार और फिर उसके बाद हम ग्राउंडनट लगा सकते हैं। कॉटन के बाद ज्वार या फिर वीट या फिर ग्राम, इसमें से कोई भी एक लगा सकते हैं। देन शुगर केन के बाद हम राइस ले सकते हैं, राइस के बाद हम ग्राम ले सकते हैं। देन कॉटन के बाद हम ग्राउंडनट ले सकते हैं, राइस के बाद भी हम ग्राम ले सकते हैं, राइस के बाद हम ग्राम या फिर सनफ्लावर भी ले सकते हैं। फिर ग्राउंडनट के बाद हम कॉटन ले सकते हैं और कॉटन के बाद हम ज्वार ले सकते हैं। सोयाबीन के बाद हम ज्वार या फिर सैफफ्लावर या फिर ग्राम ले सकते हैं। सनफ्लावर के बाद हम पटाटो ले सकते हैं और उसके बाद हम ग्राउंडनट ले सकते हैं। फिर सनफ्लावर के बाद हम ज्वार भी ले सकते हैं। सोरगम के बाद वीट के बाद ग्रीन ग्राम और उसके बाद कॉटन एंड देन उसके बाद ग्राउंडनट। ठीक है, फिर मेज़ के बाद फील्ड पी के बाद सोरगम। ये एक एग्जाम्पल की तरह है कि हम क्रॉप रोटेशन में इन क्रॉप्स को इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है। शॉर्ट में हम इसको CRI भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना क्रॉप हमने रोटेशन में लगाया,
मतलब नंबर ऑफ क्रॉप्स, कितना क्रॉप्स हमने रोटेशन में लगाया, अपॉन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स या फिर क्रॉप रोटेशन ईयर, वो कितने ड्यूरेशन के लिए, 1 साल के लिए हो सकता है, चाहे वो 2 साल के लिए हो सकता है, चाहे वो 3 साल के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स इंटू 100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। इसको हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो होता है वो 100% से कम नहीं होता है, कभी भी 100% से कम नहीं होता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, ये ध्यान रखना। अब इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि पहला है फॉर 1 ईयर क्रॉप रोटेशन, 1 साल का जब हम क्रॉप रोटेशन ले रहे हैं तो 1 साल में हम कौन कौन से क्रॉप ले रहे हैं, उसका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है पैडी एंड देन ग्राम। ये 1 साल में हमने लगाया, पैडी लगाया, फिर ग्राम लगाया। तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ क्रॉप्स, हमने कितना क्रॉप लिया, अपॉन क्रॉप रोटेशन ईयर या फिर ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इंटू 100। तो हमने कितना क्रॉप लिया है, नंबर ऑफ क्रॉप, तो पैडी और ग्राम मतलब कितना हुआ, 2 क्रॉप हुआ। फिर क्रॉप रोटेशन ईयर, तो कितना ड्यूरेशन में, हमने 1 साल में लगाया ना, तो ठीक है, 2/1 हो गया इंटू 100, कितना आ जाएगा 200%। बहुत सिंपल सा है। फिर नेक्स्ट है बाजरा। जैसे कि रेनफेड एरियाज़ में जहाँ पर जो खेती होती है वो पूरी की पूरी रेनफॉल पर डिपेंडेंट होती है, तो वहाँ पर सिर्फ उस टाइम पे जब मानसून अवेलेबल है उस टाइम पर हमने बाजरा लगाया, बाकी टाइम फील्ड को ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमने क्या लगाया, बाजरा लगाया, 1 क्रॉप लिया 1 साल में इंटू 100, 1/1 इंटू 100, तो कितना हो गया 100%। फिर नेक्स्ट है पैडी, बार्ले एंड ग्रीन ग्राम। 3 क्रॉप हमने लगाया, पैडी लगाया, फिर बार्ले लगाया, फिर ग्रीन ग्राम लगाया। तो 3 क्रॉप्स कितने सीजन में, कितने ईयर में, 1 ईयर इंटू 100, तो 3/1 इंटू 100 कितना हो गया 300%। सिंपल है ये भी। देन 2 ईयर क्रॉप रोटेशन, 2 साल के लिए जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है ग्राउंडनट, फिर वीट, फिर पैडी, फिर ग्राम। तो ग्राउंडनट लगाया हमने खरीफ में, वीट लगाया रबी सीजन क्रॉप होता है ना वीट। फिर उसके बाद जायद में हमने कुछ भी नहीं लगाया, फील्ड उस टाइम खाली छोड़ दिया, लेकिन हम उसको कैलकुलेट करेंगे ज़रूर। देन पैडी खरीफ सीज़न में, फिर वापस से ग्राम हमने लगाया रबी सीज़न। ठीक है, तो ये सब रबी, ये पता होना चाहिए कि कौन सा खरीफ सीज़न क्रॉप है, कौन सा रबी सीज़न क्रॉप है। ये सिर्फ मैंने ऐसी ब्रैकेट में डिनोट कर दिया है कि आपको पता रहे। तो अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, अपॉन में हम क्या लेंगे, ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स और उसके बाद इंटू 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रॉप कितना हो गया 1 2 3 4 क्रॉप लिया हमने, तो नंबर ऑफ क्रॉप में हो गया 4। और इस साइकिल को, इस रोटेशन को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, 2 साल लगेगा। खरीफ में हमने लगाया था ग्राउंडनट, रबी में ये लगाया, जायद में भले ही हमने खाली छोड़ दिया लेकिन वो टाइम तो कैलकुलेट होगा ना, उसके बाद हम खरीफ में फिर से ये लगा रहे हैं, तो ये इस साइकिल को पूरा कंप्लीट होने में 2 साल लगेगा। तो ड्यूरेशन में आ गया 2 इंटू 100, तो कितना हो गया 200%। फिर नेक्स्ट है बाजरा, फिर बाजरा हमने पहले साल में हमने बाजरा लगाया खरीफ में, उसके बाद फील्ड को पूरा ऐसे ही छोड़ दिया, फिर हमने बाजरा लगाया खरीफ में और फिर फील्ड को पूरा ऐसे ही छोड़ दिया। तो 2 क्रॉप लिया हमने और इसको कंप्लीट होने में 2 साल लग रहा है, 2/2 इंटू 100, तो ये हो गया 100%। एक चीज़ और याद रखना कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, पर आप अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कर लेना कि जो भी क्रॉप रोटेशन हम लिखते हैं या स्टार्ट करते हैं वो खरीफ सीज़न से ही स्टार्ट होता है। कहीं पर भी आप देख लेना कि जो भी मैंने पहला लिखा है वो खरीफ ही है, आप रबी से इसको स्टार्ट कभी नहीं कर सकते। ये एक स्टैंडर्ड है कि हम खरीफ से इसको स्टार्ट करते हैं, खरीफ से ही स्टार्ट होगा। देखो ग्राउंडनट है खरीफ है, बाजरा है खरीफ है, इससे पहले का जो भी एग्जाम्पल होगा वो भी खरीफ सीज़न में ही आएगा। एक स्पेशल टाइप का भी हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि जैसे कि हमने पैडी लगाया, उसके बाद हमने बार्ले लगाया और फिर ग्रीन मैन्योर लगाया। यहाँ पर हमें देखने में क्या लग रहा है कि 3 क्रॉप है, पर हमने पैडी लगाया बार्ले लगाया, ये हमारा क्रॉप है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप नहीं है ना। ये हम एक सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए या सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड करने के लिए हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे एज क्रॉप, बट हम ड्यूरेशन में ज़रूर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि टाइम तो लगेगा ना। तो नंबर ऑफ क्रॉप में आ गया 2, फिर ड्यूरेशन में हम लेंगे 1 ईयर, लेंगे ना 1 ईयर, खरीफ रबी एंड देन उसके बाद जायद में हमने ग्रीन मैन्योर लगा दिया, तो 2/1 इंटू 100, तो ये क्या हो गया 200%। तो यहाँ पर हमारा क्रॉप रोटेशन और क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का पोर्शन कवर अप हो गया है।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।